हाय डियर स्टूडेंट, मैं योगेश पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी को लेके आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकेंड, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपके लिए इलेक्ट्रोड वेव बता दिया था, जिसके इलेक्ट्रोड वेव बताया, माने इलेक्ट्रोड वेव बताया, बट आज इनके हम मेजरमेंट कैसे ज्ञात करते हैं। तो जनरली हम ज्ञात करने के लिए क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड के निरपेक्ष इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन संभव नहीं है। अगर इलेक्ट्रोड के निरपेक्ष अगर इलेक्ट्रोड नहीं है, दूसरा सामने कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ज्ञात नहीं है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन नहीं कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट गैल्वेनिक सेल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अब कोई भी सेल है, उसमें जब दोनों ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो उसके सापेक्ष एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ही हम किसी भी अन्य धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का मानक विभव दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसे ई सेल इजिकल टू ई राइट माइनस लेफ्ट। ई राइट माइनस लेफ्ट, राइट का मतलब होता है हाई और लेफ्ट का मतलब होता है लो। यहाँ पर ई सेल कैथोड माइनस एनोड, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। किसी भी सेल का जब दो ही रिएक्शंस हो रही होती हैं रिडॉक्स अपक्रिया के अंदर, एक रिएक्शंस में ऑक्सीकरण हो रहा होता है, दूसरे में अपचयन हो रहा है। अपचयन किस पे हो रहा होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा होता है, एनोड पर होता है। इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, ई सेल के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रोड वेव के बराबर होता है। चलिए, जबकि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड वेव, अगर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड वेव की बात करें तो ई सेल बराबर ई एनोड माइनस ई कैथोड होता है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम किसी भी धातु के जो विभवांतर है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे ज्ञात करने के लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वेव की जरूरत पड़ती है। तो वो किसके सापेक्ष होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे हम उदासीन इलेक्ट्रोड वेव भी कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वेव। जनरली हम इसे स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा है जिसमें अगर इलेक्ट्रोड्स हैं, आयोनाइजेशन हो रहा है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। बट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड वेव को स्वेच्छा से जीरो मान लिया जाता है, क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। ये एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसके ऊपर हमने क्या किया, प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा दी है। प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। इसके निर्माण में पीटी धातु की एक पतली प्लेट को, इसमें एक पीटी धातु की एक पतली प्लेट आ गई, पतली प्लेट को 1 m सांद्रता यानी 1 मोलर सांद्रता के क्लोरोप्लेटिनिक एसिड में रखते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, इसे रख दिया जाता है और विद्युत धारा ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, यानी एक्सियल करंट यहाँ से दे दिया जाता है। प्रवाहित करते हैं तो पीटी की प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। देखिए, ये पीटी की प्लेट थी, ये काली पड़ गई, किसकी, प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ गई। प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। यह प्लेट कांच की नली से घिरी रहती है, जिससे ये प्लेट क्या है, कांच की नली थी, ऊपर से कांच की नली लगा दी जिसमें घिरी रहती है, जिसमें ऊपर की ओर से हाइड्रोजन गैस को प्रवेश करने के लिए एक छिद्र होता है। अब ये जैसे ही हाइड्रोजन गैस को अंदर की ओर प्रवाहित करते हैं, तो इसमें तो कुछ हाइड्रोजन गैस के लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अवशोषित कर देता है, बाकी हाइड्रोजन गैस विलयन में विलय हो जाती है। अवशोषित हाइड्रोजन जो गैस होती है वो क्या करती है, विलयन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मध्य में क्या करती है, साम्यावस्था स्थापित कर देती है। साम्यावस्था स्थापित होने के कारण विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य में कोई भी विभवांतर उत्पन्न नहीं होता। जब विभवांतर उत्पन्न नहीं होता है तो ऐसे इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसी कारण हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जनरली क्या है, देखिएगा हमारे पास में हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए रिवर्सिबल साइन ऑफ रिएक्शन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रोड रिलीज हो जाते हैं और इसमें आयनन हो जाता है। जनरली गैसीय अवस्था में प्लेटी इलेक्ट्रोड पर H पॉजिटिव है, या फिर Pt H पॉजिटिव एंड H2 गैस एंड H पॉजिटिव H पॉजिटिव। यहाँ पर आपका वायुमंडल दाब भी 1 होता है और यहाँ पर विजन की मात्रा भी 1 मोलर होती है। नोट करके हमने आपको यहाँ बता रखा है कि हाइड्रोजन के ईपी को स्वेच्छा से 0.0000 मान लिया जाता है। ये होता नहीं है, मान लिया जाता है, क्योंकि तीसरे स्थान तक कोई भी वैल्यू नहीं प्राप्त होती है। तीसरे स्थान के बाद में हमें 1 वैल्यू प्राप्त होती है। इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जा सकता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके हमारे न्यूमेरिकल्स हैं और रिएक्शंस को पॉसिबल होना ना पॉसिबल होना, सारी चीज़ें इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी सक्रियता सारणी पर डिपेंड करती हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम देर ना करते हुए शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए। मैं इसमें कुछ मेटल्स को लेके आया हूँ जो आपके लिए उनके यहाँ मेटल्स लेके आया हूँ, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव भी दे रखे हैं। ये इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। या फिर अपचायक क्षमता भी है, अपचायक क्षमता दे रखी है।
अब इससे देखो कहते क्या है, धातुओं एवं अधातुओं। यहाँ धातु भी हो सकते हैं, धातु भी हो सकते हैं। जनरली धातुओं के लिए मैं मोस्टली लेके आया हूँ, धातुओं को अलग रख दिया है मैंने, धातु को एक साथ में रखा हुआ है। धातु एवं अधातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। धातु एवं धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मानक अपचयन विभव का मान घटता है, यानी अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, यानी ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ता है। और अपचायक क्षमता जब घटेगी तो धातुओं की रिएक्टिविटी भी घटेगी, और रिएक्टिविटी घटेगी तो विस्थापन घटने की, विस्थापित करने की रेट भी घटेगी। और हम यहाँ जो आपको सीरीज बता रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये है अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग। IUPAC एवं अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है, बट ब्रिटिश और यूरोपियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता घटती है और अपचायक क्षमता बढ़ती है। इस चीज़ को उल्टा कर दिया जाता है यूरोपीय पद्धति में। हम जिसको पढ़ रहे हैं वो है अमेरिकन पद्धति। यहाँ देखिएगा सबसे पहले हमारे पास में इस श्रेणी में हम यहाँ से बनाने के लिए ट्रिक भी हमने यहाँ यात्रा रखी है। लिली की, यहाँ देखिए, लिली की सिरो बारी कभी ना मांगी, अली मोहम्मद जिन्ना क्राइम फ्री कोड को नी साना, पीली है फिर है क्यों, होगा अगर पता औरों से चले, अगर पता औरों से चले। यहाँ पर औरों से हैं, हमने हल्के पता की बात कर रहे हैं। पता हमने एक चीज़ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए रखा हुआ है। और ये रेडी आगे देखिए, एलाई का मतलब है यहाँ पर लिथियम। लिथियम का अपचायक विभव सबसे ज़्यादा होता है। पोटेशियम, उसके बाद में सीजियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, और इसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, Fe यानी आयरन है आपका, कैडमियम है, क्वाल्ट है, निकिल है, टिन है, यहाँ पर लेड है, और Fe+3, Fe+2 भी दे रखा है, Fe+3 भी दे रखा है। Fe+2 का देखिए जो मानक अपचयन विभव होता है 0.44 होता है, और जबकि Fe+3 का होता है, देखिए Fe+3 से हम प्लस बना रहे होंगे तो 0.04, यहाँ Fe+3 से ये बना रहे हैं हम। देखिए उसके बाद में कुछ हमारे पास अन्य एलिमेंट भी है, सीरीनियम +3 है, सीरीनियम+3 बना रहा है तो 2.4, ये भी माइनस का होता है। जनरली ये बिल्कुल स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स से अलग दे रखे हैं सीरीज से। Cu+2 से Cu+ बनना है, प्लस का है 0.15, अब Cu से Cu+2 से Cu बन रहा होता है, वहाँ होता है 0.34। यहाँ देखिए Cu+ से Cu ये कितना बना 0.0। यहाँ देखिए I से ऐसा 0 आ रहा है क्योंकि I2 से I बनेगा तो उसमें 0.80 है, बट यहाँ पर देखिएगा I नेगेटिव बन रहा है, I2 से I नेगेटिव, 2I नेगेटिव नहीं बन रहा है, I नेगेटिव बन रहा है 0.54। MnO4 से MnO2 बन रहा है, देखिए MnO4 नेगेटिव से MnO4 2 नेगेटिव बन रहा है तो 0.56। Fe+3 से Fe+2 बनेगा तो 0.77 वोल्ट हो जाएगा। मर्क्यूरिक आयन से मरकरी में कन्वर्ट होगा तो प्लस 0.85 वोल्ट दिया है। ये सारे के सारे मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए रखे हैं इन सबके। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए ऊपर से नीचे श्रेणी के लिए, श्रेणी को अच्छे से याद करेंगे जिससे कि हमें रिएक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ का पता चल जाता है। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो अनुप्रयोग हैं वो निम्नलिखित हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर्स ऑफ मेटल्स। इसका पहला करेक्टर था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर्स ऑफ मेटल्स के धात्विक लक्षणों के लिए बात करेंगे हम। तो देखिए मानक अपचयन विभव के आधार पर धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है। मानक अपचयन विभव के आधार पर धातुओं के जो करेक्टर्स थे उन्हें 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया। नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स वह होते हैं जिनके अपचयन विभव का मान -2.0 वोल्ट से अधिक होता है, -2.0 वोल्ट से अधिक यानी ऊपर की ओर जा रहा होता है। मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स यानी कि ये सामान्य वाले होते हैं, ना ज़्यादा ना कम, बीच वाले होते हैं। इनके मानक अपचयन विभव का मान -0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, -2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, यानी वोल्ट से कम रहेगा तो ना तो ये ज़्यादा वाले हैं ना कम वाले हैं, मध्य वाले हैं। वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, इनके मानक अपचयन वह तत्व जिनके मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है वो क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। यहाँ दूसरा इसका अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शंस का प्रतिस्थापन, धातुओं की अपचायक क्षमता के आधार पर विस्थापन होता है। धातु की अपचायक क्षमता के आधार पर विस्थापन होता है। जो श्रेणी में ऊपर हैं उनकी अपचायक क्षमता अधिक और जो नीचे हैं उनकी अपचायक क्षमता कम होती है। ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है। तो ऊपर वाला नीचे वाले के लिए क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इसके लिए हमें रिएक्शन दे रही है CuSO4 + Fe, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की जब कील डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट से कॉपर विस्थापित हो जाता है और फेरस सल्फेट बन जाता है। इसके लिए क्यों बन जाता है, देखिए ई सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ पर देखिए कॉपर का अपचयन हो रहा है यानी ये कैथोड पर चला जाएगा और आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है ये एनोड पर चला जाएगा।
तो ई सेल बराबर देखिए एक है ई सेल बराबर ई नॉट सी यू प्लस अपॉन सी यू माइनस एफ ई प्लस टू अपॉन एफ ई। सी यू प्लस का जो मानक अपचयन विभव का मान होता है वो होता है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, वोल्ट दे रखा है यहाँ पे। इसलिए कि ये माइनस यहाँ पर देखिए ये भी माइनस प्लस का था, ये किसका है माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस के दोनों जोड़ देंगे तो इसका दोनों का आ जाएगा ई सेल बराबर 0.78 वोल्ट। 78 वोल्ट यहाँ पर देखिए कि ई सेल का मान धनात्मक होने से रिएक्शन आर पॉसिबल यानी दिस रिएक्शन आर फिजिबल, अभिक्रिया संभव है, अभिक्रिया संभव है। नोट, जो मेटल का मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होगा, जो मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है वह हाइड्रो एसिड, हाइड्रोजन एसिड नहीं हाइड्रोजन में उपस्थित होता है, हाइड्रो एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। जैसे जिंक है, जिंक FeMg, जिंक FeMg जितने भी हैं इनके ऋणात्मक वाले हैं सारे के सारे क्या कर देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। देखिए जिंक की अपक्रिया हाइड्रोक्लोराइड जिंक क्लोराइड बनाता है, Fe कराएंगे तो फेरस क्लोराइड बना देगा, मैग्नीशियम कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और सभी में हाइड्रोजन विस्थापित हो रही है। लेकिन जिनके मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है, हाइड्रोजन से कम हो, हाइड्रोजन के सापेक्ष धनात्मक होता है, वह हाइड्रो एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते। जैसे कॉपर है, मरकरी कॉपर है आपका और सिल्वर है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये अपक्रिया पॉसिबल नहीं होती हैं। इसके आगे है नर्नेस्ट इक्वेशन। यहाँ नर्नेस्ट इक्वेशन जो है, नर्नेस्ट समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आपका सेल पोटेंशियल है, इन सभी के लिए बिल्कुल एक्यूरेट निर्धारण के लिए हमें जिस इक्वेशन की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। किसी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विभव का मान यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान या पोटेंशियल लबड़ विलयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। कंसंट्रेशन एवं टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज की वैल्यू को, चेंज जो हो जाता है ना उसकी वैल्यूज़ को ज्ञात करने के लिए नर्नेट इक्वेशन द्वारा व्यक्त किया जाता है। चेंज होने वाली वैल्यूज़ जो होती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो वेरिएशन आते हैं उन्हें जो हम चेंज वाली जो वैल्यूज़ होती है उसे व्यक्त करते हैं किसके द्वारा? नर्नेट इक्वेशन द्वारा व्यक्त किया जाता है। माना किसी धातु इलेक्ट्रोड की हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन, हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन रखी है, अपचयन अपक्रिया दे रखी है, तो एन देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अवशोषित हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी धनात्मक थी और यहाँ कितनी हो गई? 0 हो गई, तो अपचयन हो रहा है। नर्नेट इक्वेशन के आधार किसी धातु किसी निश्चित ताप यानी T पर धातु का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E = Mn/m, Mn पॉजिटिव अपॉन m निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो E बराबर E नॉट सेल माइनस RT/NF ln m/mn पॉजिटिव। यहाँ देखिएगा R क्या है? गैस नेतांक है, T क्या है? यहाँ पर परम ताप है, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी आवेश की संख्या है, F क्या है? फैराडे। 1 फैराडे = होता है 96,500, T = 200 है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होती है, रूम टेम्परेचर पे होती है, तो 200 डाउन में केल्विन हो गया, ऐसे केल्विन चेंज किया तो R का मान निश्चित होता है 8.314 है, क्योंकि गैस स्थिरांक है। तो क्या करेंगे? इन सभी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आपका हो गया E Mn पॉजिटिव अपॉन m = E नॉट Mn पॉजिटिव अपॉन m, यानी E सेल हो गया, ये E नॉट सेल हो गया, इज माइनस 2.303 RT log base 10 NF m/mn पॉजिटिव। इसकी जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे और पुट करने के बाद में इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने के बाद में आपका आ जाता है 0.0591 अपॉन n log base 10 m/mn पॉजिटिव। यहाँ देखिएगा जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये क्या है? m यहाँ पर सॉलिड्स है। अब सॉलिड्स फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ m = क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, m सॉलिड = 1 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो रिड्यूसिंग स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट हो जाएगा। ई सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन n log base 10 m/mn पॉजिटिव। ये नर्नेस्ट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल की, सेल विभव की। अब सेल विभव हो या फिर मानक सेल विभव, मानक सेल विभव एक रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स नर्नेस्ट समीकरण है। ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए नर्नेस्ट समीकरण या सेल पोटेंशियल है। सेल विभव को समझाने के लिए हम गैल्वेनिक सेल का प्रयोग करते हैं। ये गैल्वेनिक सेल आएगी Zn/Zn+2 हाफ सेल Cu+/Cu। यहाँ देखिए सेल रिएक्शन दे रखी है, सेल रिएक्शन आपके पास में है Zn+Cu+2 रिवर्सिबल साइन ऑफ रिएक्शन Zn+2+Cu। तो सेल पोटेंशियल = होता है E कैथोड माइनस E एनोड। तो ये E कैथोड पे आपका कौन चला जाएगा? कॉपर चला जाएगा, कॉपर +2/Cu हो जाएगा माइनस Zn+2/Zn हो जाएगा। एट कैथोड, हमने यहाँ कैथोड ले लिया, कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन, जो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन। अब कैथोड को लेंगे तो याद कैथोड बराबर हो जाएगा
ई सी यू प्लस अपॉन सी यू पर इजिकल टू ई नॉट सी यू प्लस अपॉन सी यू माइनस आर टी एन एफ एल एन सी यू अपॉन सी यू प्लस टू, क्योंकि एल एन इजिकल टू होता है, एल एन इजिकल टू क्या होता है भाई, एल एन इजिकल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10, ये वैल्यू है एल एन की। एल एन इजिकल टू से मान लीजिए समीकरण 1। अब हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारा एट एनोड। एनोड इलेक्ट्रोड पर ई जेड पॉजिटिव अपॉन जेड एन इजिकल टू ई नॉट जेड एन पॉजिटिव अपॉन जेड एन माइनस आर टी एन एफ लॉ एल एन जेड एन अपॉन जेड एन प्लस टू, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो घटाने का इन दोनों की वैल्यू कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा लेसर होती हैं। और लेसर वैल्यूज होती हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं हम एपरेटस मान लेते हैं। तो इन दो पूरे को क्या मान लिया, ई सेल, और इसे क्या मान लेते हैं, पूरे को ई नॉट सेल मान लेते हैं। और इसे ई सेल और इसे ई नॉट सेल मान लेते हैं। दोनों में ही आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्या है, कॉमन है, इसे क्या ले लिया, दोनों में समान है तो इसे हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में हमारा होगा सी यू अपॉन जेड एन प्लस टू अपॉन सी यू। सी यू दोनों और जेड एन क्या है, दोनों ही सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में इनकी वैल्यू करते जेड एन बराबर सी यू इजिकल टू 1 होता है। तो 1 की वैल्यू जो हम रख देंगे तो एक से एक कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद में हमारा आ गया ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल 2.303 8.314 गुणा 298 अपॉन एन इंटू 94,500 96500 लॉग बेस 10। इन सबको पूरे को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 जेड एन प्लस टू अपॉन सी यू प्लस टू, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो इस सेल के यहाँ करेंगे एन की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि दोनों में आवेश समान है, 2 आवेश है, एन की वैल्यू 2 आ रही है, तो बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.02955 लॉग बेस 10 जेड एन अपॉन सी यू प्लस टू। ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल के लिए नर्नेस इक्वेशन भी है, और हमारी रिडॉक्स क्रिया के लिए सेल विभव भी है। रिलेशन बिटवीन द नर्नेस इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नर्नेस इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में संबंध की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, अभी कौन सी, गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन दे रखी है हमने, गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन के रूप में लिख दिया इसके लिए। तो साम्यस्थिरांक केसी बराबर उत्पाद बटे अभिकारक होता है, द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से है। तो केसी बराबर सी यू अपॉन जेड इंटू जेड एन अपॉन, यानी अपकारक की अपक्रिया उत्पादों की अपक्रिया को हमने ले लिया, और इससे दोनों के बीच में क्या कर दिया, 1 की इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। जेड एन सी यू की वैल्यू जब 1 थी तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। और ये देखिएगा भैया, इनकी जो वैल्यू हमने जैसे पुट की तो इसकी वैल्यू 1 थी, सी यू प्लस 2 था यहाँ पे, ये हमारा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, जेड एन प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो जेड एन अपॉन सी यू प्लस 2 हो गया। जेड एन अपॉन सी यू प्लस 2 किसके बराबर है, के सी के बराबर है। ये समीकरण 1 आ गया अकॉर्डिंग टू नर्नेस इक्वेशन। नर्नेस इक्वेशन में देखिए, नर्नेस इक्वेशन जो आपको दे रखी है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन जेड एन प्लस 2 अपॉन सी यू प्लस 2। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल 2.303 8.314 इंटू 298 अपॉन एन इंटू 96500 लॉग बेस 10। इसे पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन एन, तो ये आ जाएगा जेड एन अपॉन जेड एन प्लस 2 अपॉन जेड एन इक्वल टू, हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ई सेल बराबर 0 रखने पर, ई सेल बराबर हमने जब 0 रख दिया तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, क्योंकि इनका भी मान पुट कर देते हैं, जेड अपॉन सी यू प्लस 2 बराबर क्या रख दिया हमने समीकरण 1 से के सी। तो ये ई नॉट सेल इजिकल टू 2.309 अपॉन लॉग के सी इजिकल टू ई नॉट इंटू एन अपॉन 0.0591। ये हमारा रिलेशन है नर्नेस इक्वेशन में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, यानी साम्य स्थिरांक और नर्नेस इक्वेशन के बीच का जो रिलेशन है, लॉग के सी इजिकल टू ई नॉट इंटू एन 0.0591। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपके साथ अवेलेबल होंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।